इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जहां देखो वहां एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चाएं बनी हुई हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से किसान एमएसपी गारंटी के लिए आंदोलन भी करते रहे हैं और कई किसानों की शहादत भी हुई है इसमें। लेकिन फिर भी एमएसपी पर कानून नहीं बना है, उसकी गारंटी का कानून नहीं बना है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी एमएसपी को लेकर होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर होंगे। सबसे पहले तो यही सवाल है कि आखिर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, ये भला क्या है, और कैसे तय होता है एमएसपी, कौन तय करता है, और किन फसलों पर वर्तमान में लागू है, और एमएसपी पर कानून बनने के बाद किसानों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और अभी तक एमएसपी का कितने किसान फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और जो सरकार की चिंताएं हैं एमएसपी से संबंधित उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब आज की इस क्लास में आपको मिल जाएगा। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी रेट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी एक तरह से फसल के लिए, फसल की जो बिक्री है इसके लिए गारंटी कीमत है। और एमएसपी के जरिए फसल बुआई के वक्त यह तय किया जाता है कि कटाई के बाद फसल किस कीमत पर बाजार में बिकेगी। एमएसपी यह पक्का करती है कि किसान को उसकी फसल का दाम तय कीमत से कम नहीं मिलेगा, और चाहे बाजार में फसल का भाव गिर गया हो। एमएसपी का उद्देश्य किसान को बाजार में फसल की कीमत के उतार चढ़ाव से, नुकसान से बचाया जा सके। इसे आप लोग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप लोग खेती करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं। तो जब आपकी बुआई होगी उसी समय तय कर दिया जाएगा कि गेहूं का इतने रुपये क्विंटल आपकी गेहूं बिकेगी। और जब आपकी कटाई होगी और तैयार होगी फसल और आप बेचेंगे तो सरकार को आप लोग उस तय कीमत पर बेच सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको मार्केट में मिल रहा है प्राइस तो वहाँ भी आप बेच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार को ही बेचें, लेकिन अगर मार्केट में कम मिल रहा है तो आप सरकार ने जो तय किया हुआ है उस पर बेच सकते हैं। तो उसी की बात हो रही है एमएसपी की, कि कम से कम किसानों का इतना दाम तो मिलना चाहिए फसल। अब किन फसलों पर लागू है एमएसपी? तो कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कॉमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। और इसमें आप देखते हैं कि गेहूं हो गया, इसमें गेहूं, धान, चना, मूंगफली, बाजरा, ज्वार हो गया आपका, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मसूर, तिल, कपास जैसी फसलों पर एमएसपी लागू है आपकी। फसलों पर एमएसपी कौन लागू करता है, ये भी सवाल है। तो आप देखेंगे केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है, जबकि राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का गठन किया था। कब? 1965 में। इसके बाद पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। एक तरह से कौन? केंद्र सरकार। किसानों को किस बात का डर है? तो एमएसपी इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एमएसपी तो तय है, लेकिन आप देखते हैं कि उस पर कानून नहीं है कि उससे कम पर अगर कोई बिचौलिया, कोई व्यापारी किसानों की फसल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और इसीलिए आप देखते होंगे कि बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि हर किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाता है। उसके भी कई कारण हैं, कई समस्याएं हैं। एक तो आप देखते हैं कि बिचौलिया क्या करते हैं, घर से ही आपकी फसल ले जाते हैं और घर से ही तुलवा ले जाते हैं। और आपको सरकारी दाम पर अगर एमएसपी पर अपनी फसल बेचना है तो सरकारी दुकानें हैं, वहाँ तक आपको अपनी फसल ले जानी पड़ेगी, और बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, वहाँ आपको रुकना पड़ता है। जब आपका नंबर आएगा तब आपकी फसल तुलेगी, फिर कुछ दिन बाद पैसे आपके आएंगे। तो इसलिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बिचौलियों को बेच देते हैं। कई जगहों और मौक़ों पर किसानों से कम कीमत में फसल खरीदी जाती है। अभी तक इस पर कोई कानून नहीं है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहाँ रखें, किस कोर्ट में अपने हक की बात करें? कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनेगा। जब कानून नहीं है तो सिर्फ नियम है, तो सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है।
या फिर ख़त्म कर सकती है, और जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। और इसी बात का डर किसानों के अंदर है। और जब ये कानून आ जाएगा ना, तो जो व्यापारी हैं, जो आपके बिचौलिए हैं, उनका भी आप देखिए सरकारी दाम जो तय किए होंगे एमएसपी पर सरकार ने, उसी पर खरीदना होगा। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या हर किसान को मिल रहा है लाभ इसका एमएसपी का? केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय करती हो, लेकिन देश को सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल रहा है। 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं, और वही जो लोग जागरूक हैं। इसके अलावा बिहार जैसे कई राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था ही लागू नहीं है। बिहार में पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए अनाज खरीद होती है। एमएसपी कैसे तय किया जाता है ये भी याद रखिए। 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी कि किसान आयोग बनाया था, और इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। इस कारण इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। अभी स्वामीनाथन को क्या भारत रत्न दिया गया है, तो इनकी जो सिफारिशें थी उसे लागू करने की भी बात हो रही थी, काफ़ी चर्चाएं बनी हुई थी। तो इनकी क्या सिफारिश थी? इस आयोग का मकसद किसानों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाकर उनका हल पता करना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थी, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट एमएसपी को लेकर थी। आयोग ने बताया कि एमएसपी क्या होना चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर यूपीए सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई, और इसमें सरकार ने वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएगी, उन्हें उच्च किस्म के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कई बातें की गई, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि वो इस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से तय किया जाए। ना तो कांग्रेस ने किया, और ना ही जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, इसने तय किया, उस रिपोर्ट को लागू किया। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए क्या फार्मूला दिया था ये जान लीजिए। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जो एमएसपी होगा वह फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रुपये लगे, इसमें 50% यानी कि 500 रुपये जोड़ा जाए तो कुल एमएसपी 1500 रुपये होगी। इसे C2 प्लस 50% का फार्मूला कहा जाता है। और C2 मतलब कॉस्ट है। कॉस्ट यानी कि लागत 3 तरीके के फार्मूले से तय होती है। कौन कौन से ये भी देख लीजिए। लागत तय करने के 3 फार्मूले कौन कौन से हैं? तो पहला फार्मूला A2, आप लोग A2 ये जरूर आप लोग सुनते होंगे। इसमें क्या रहता है? इसमें किसी खास फसल के उत्पादन में किसान की लागत का आकलन किया जाता है। किसान की लागत आंकने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, लीज पर ली गई जमीन, मजदूरी की लागत, मशीनरी और ईंधन की कुल लागत देखी जाती है A2 के तहत। ठीक है। और फिर दूसरा फार्मूला आप देखते हैं कि A2FL है, और इसमें फसल पर किसान की लागत और उसके परिवार की मजदूरी की कीमत भी तय की जाती है। और अमूमन किसान खेतों में अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करते हैं। इस लागत में उनके परिवार की मेहनत को भी शामिल किया जाता है A2FL में। एक और तीसरा है जो स्वामीनाथन आयोग ने दिया था। तीसरा फार्मूला C2 का है। ये व्यापक लागत है, जिसमें आप देखते हैं कि A2 प्लस FL तो शामिल है ही, और साथ ही इसमें अपनी ज़मीन के किराए की कीमत भी शामिल की जाती है, जो किसान की ज़मीन होती है। इसके अलावा फिक्स कैपिटल यानी कि अचल पूंजी पर ब्याज और लीज पर ली गई ज़मीन का किराया भी शामिल होता है इसमें, तो ये भी याद रखिए। और स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी देश भर में उत्पादन की औसत लागत C2 से कम 50% ज़्यादा दिया जाए, यानी 1.5 गुना दिया जाए। लेकिन सरकार ने एमएसपी की लागत C2 नहीं बल्कि A2FL को माना है, और उसकी अखिल भारतीय औसत से 1.5 गुना देती है। और आसान भाषा में फिर कहा जाए तो स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए C2 के 1.5 गुना तक लागत की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना के आधार पर एमएसपी तय करती है। भारत में एमएसपी व्यवस्था से संबंधित क्या समस्याएं हैं ये भी देख लीजिए। सीमितता, तो 23 फसलों के लिए एमएसपी की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल 2 चावल गेहूं की खरीद की जाती है, क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिए यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वहीन है। शेष अन्य फसलों के लिए यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि गैर लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है।
और एक तो इसमें समस्या ये भी है कि अप्रभावी क्रियान्वयन। तो शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, कि 6% किसान ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि देश के 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित रहे हैं। इसका मुख्य कारण किसानों के लिए अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाजार पहुंच है। एक प्रवण फसल का प्रभुत्व। तो चावल और गेहूं के लिए एमएसपी पर ध्यान केंद्रित करने से इन दोनों प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है और इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारिस्थितिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव भी पड़ सकते हैं। यह बाजार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता और जिससे किसानों के लिए आय की संभावना सीमित हो जाएगी। एक तो आप देखिए बिचौलियों पर निर्भरता। तो एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली में पर्याप्त बिचौलिए, कमीशन एजेंट और किसी उपज बाजार समितियों के अधिकारी जैसे बिचौलिए शामिल होते हैं और विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए इन चैनलों तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है और जिससे अक्षमताएं उत्पन्न होंगी और उनके लिए लाभ कम हो जाएगा। सरकार पर बोझ, यही तर्क दिया जा रहा है। सरकार एमएसपी समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक बेहद वित्तीय बोझ उठाती है और इससे उन संसाधनों का विचलन हो जाता है जिन्हें अन्य कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो यही कहानी है पूरा एमएसपी की। अब मेरी राय क्या है इस पर वो भी सुन लीजिए और आप लोगों की राय क्या है आप लोग भी बताइएगा। अब देखिए, जैसे सरकार ने एमएसपी तय किया हुआ है कि इतने पर आपकी फसल खरीदी जाएगी। अब जिन किसानों को चाहिए वो उठाएं इसका फ़ायदा। और अगर आप देखिए इस पर अगर कानून बना दे सरकार कि इतने से अगर किसानों की फसल ये जो दाम तय हमने कर रखे हैं इससे कम पर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे क्या रहेगा, किसानों की सुरक्षा रहेगी और कोई उससे कम पर किसानों की फसल नहीं खरीद पाएगा, किसानों को नहीं लूट पाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि व्यापारी आंदोलन कर दें, व्यापारियों का भी दबाव रहता होगा क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आप देखते हैं ना तो सरकार को फ़ायदा होता है और ना ही आप देखते हैं किसानों को, बिचौलियों को फ़ायदा होता है। वो मन माने ढंग पर दामों पर फसल खरीदते हैं किसानों की। और जो आप देखते हैं एमएसपी की व्यवस्था है इसमें भी आप देखिए सुधार करने की बात है। सरकारी दुकानें अगर किसानों तक पहुँचें, उनके खेत तक पहुँचें तो अच्छी बात होनी चाहिए। तो बाकी आपका कोई सवाल है तो सुझाव है तो आप बता सकते हैं ज़रूर।